हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी की यूनिट 3 इजी लैंग्वेज में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। मैंने आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो अपलोड कर दी है। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आपने अगर अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है सो ज़रूर देख लेना, आपको दोनों चैप्टर ईजिली क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, ये चैप्टर का नाम है। तो हम सबसे पहले इंट्रो समझ लेते हैं इसका। सेल्फ और पर्सनैलिटी को जनरली एक दूसरे की जगह पर यूज़ करा जाता है। ये दोनों हमारे एक्सपीरियंस, बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स, वेज और हमारे आइडियाज़ को डिनोट करते हैं। किसी पर्सन के अपने बारे में जो थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं वो पर्सन के सेल्फ को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। It is also visible that everyone has a different pattern of behavior in a specific situation. ये similar habits और conducts relatively stable होते हैं और behavior और action में ये stability personality को represent करती है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो समझ लेते हैं हम इसे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को साइकोलॉजी में सेल्फ कॉन्सेप्ट ये आइडिया है कि एक पर्सन फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ट्रेट्स के साथ एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन से बना है। ये वो तरीका भी है जिससे एक पर्सन खुद को या अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को थोड़ा और डीप में समझ लेते हैं। डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट टाइम के साथ डेवलप होता है, जो चाइल्डहुड और एडोलसेंट से शुरू होता है। यूथ में ये मोर मेलेबल हो जाता है। ठीक है, यूथ मतलब जब लोग अभी भी खुद को खोज रहे होते हैं एंड अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हैं, उस टाइम की उसे यूथ कहते हैं। ठीक है, वो टाइम जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट मोर स्टेबल और डिटेल्ड हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट। सेल्फ कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होता है पर्सन के खुद के बारे में थॉट्स और फीलिंग्स, उसकी कैपेसिटी और उसका बिहेवियर। ठीक है, इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि कोई पर्सन अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, लाइफ में रोल और हॉबीज़ को किस तरह देखता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट शेप करता है कि कैसे पीपल खुद के बारे में फील करते हैं और अदर एंड उनके सोशल रिलेशनशिप। इट ऑल्सो अफेक्ट देयर मोटिवेशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। जिन लोगों को सेल्फ बिलीफ हायर पॉजिटिव होता है उनका सेल्फ स्टीम भी हायर होता है। नाउ समझते हैं सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। ये दोनों सेल्फ प्रोसेस हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड एक्ट इन रिलेशन टू दैम सेल्फ। मतलब खुद के बारे में किस तरीके से वो पीपल सोचते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, ये समझेगी। तो सबसे पहले है हमारा सेल्फ एज सब्जेक्ट। सेल्फ का वह पार्ट है ये जो बिहेवियरल, सेल्फ रेगुलेशन और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से रिलेटेड है। ये सेल्फ का वो पार्ट है जो सेल्फ को जानने का प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। सेल्फ का वो पार्ट है ये जो वैल्यूड वे में सेल्फ के बारे में सोचने से रिलेटेड है। ये सेल्फ का वो पार्ट है जो अदर पीपल के अटेंशन का सब्जेक्ट है और जिसमें और जेम्स कॉल्ड द मी सेल्फ एज ऑब्जेक्ट में सेल्फ के बारे में अदर पीपल का व्यू है। मतलब कि सेल्फ ऑब्जेक्ट वो होता है जो मतलब कि दूसरे लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं, दूसरे लोगों का जो हमारे बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ सेल्फ। सेल्फ को वेरियस फॉर्म्स में पहचानना और एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल सेल्फ। ये डील करता है पर्सन की बेसिक नीड्स के साथ, जैसे कि भूख प्यास लगना। ये समझना कि मेरे पास कुछ फिजिकल चीज़ है जिससे फुलफिल होने के लिए नीड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल सेल्फ। ये सेल्फ का वो पार्ट है जो हमारे
दूसरों से रिलेटेड है और दूसरों के साथ जो हमारा कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन है सोशली, वो है ये। और नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ। ये स्पिरिचुअल सेल्फ ये पर्सन के बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है कि हाउ मच कनेक्टेड द सेल्फ इज टू द अल्टीमेट ब्लिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस सेल्फ। ये ये उन रिलीजियस एस्पेक्ट से रिलेटेड है जिन्हें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन और कास्ट में बोर्न होने के कारण इम्बाइब है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल सेल्फ। साइकोलॉजिकल सेल्फ ये डील करता है विथ ओवरऑल फीलिंग्स, परसेप्शंस एंड बिलीव्स वन हैज़ फॉर हिमसेल्फ, मतलब खुद के लिए। हिज साइकोलॉजिकल पर्सनल वर्ल्ड इज़ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। उसका जो साइकोलॉजिकल पर्सनल वर्ल्ड होता है उसका पार्ट होता है साइकोलॉजिकल सेल्फ का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। द वर्ड पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मतलब जो पर्सनैलिटी वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। जो कि ये वर्ड कहाँ से आया है, ये पर्सोना से आया है। मतलब मतलब कि ये इसका मतलब होता है एक मास्क पहनना, जो कि रोमन थिएट्रिकल एक्टर्स इन अर्ली डेज टू पोर्ट्रे देयर रोल इन प्लेस। मतलब कि जो रोमन एक्टर्स होते थे उस टाइम पे, तो वो लोग मास्क पहनते थे उस टाइम पे रोल प्ले करने के लिए, ठीक है। किसी भी पर्सन को दिखाने के लिए कि तो ये वो है या वो है, तो इस वजह से उसे पर्सोना बोला जाता था। इसी वजह से वहाँ से ये निकल के आया है पर्सनैलिटी, पर्सोना से निकल के आया है पर्सनैलिटी, ठीक है। आफ्टर पुटिंग ऑन द मास्क ऑडियंस एक्सपेक्टेड द पर्सन टू द परफॉर्म अ रोल इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि किसी और का मास्क लगा के उसकी मतलब नकल करना, ठीक है। तो बेसिकली पर्सनैलिटी एक पर्सन के यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब विशेषताएं हैं, जो कि उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसकी बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विथ द वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती हैं, मतलब प्रभावित करती हैं ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी। तो अब हम पर्सनैलिटी के कुछ की टर्मिनोलॉजी को डेफिनेशन से समझते हैं। डायनेमिक इन नेचर पहला है इसका, ये डायनेमिक इन नेचर समझते हैं। आपकी बुक में दे रखा है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप बुक साथ में खोल के रखना ताकि आपको अच्छे से और समझ आ सके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती रहूँगी और मतलब एक्सप्लेन करती रहूँगी, और आप बुक भी खोल लेना, ठीक है। उससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब इवॉल्विंग, मतलब डायनेमिक मतलब होता है गतिशील और इवॉल्विंग मतलब होता है विकासशील, ठीक है। मतलब ये कोई फिक्स्ड या स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि ट्रेट्स, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग का एक सेट है जो टाइम के साथ बदल सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ये रेफर करता है डिफरेंट पार्ट्स और पर्सनैलिटी के पोर्शन जो कि नेचर में इंडिपेंडेंट होते हैं बट स्टिल हैव रिलेशन टू दी होल। बेसिकली इसका मतलब है कि ये पर्सनैलिटी के कुछ पोर्शंस को रेफर करता है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर में, बट फिर भी वो स्टिल पूरे पर्सनैलिटी के साथ रिलेशन में होते हैं, ठीक है। सो पर्सनैलिटी रिलेट्स टू एन ऑर्गेनाइज पैटर्न, मतलब और पर्सनैलिटी जो है वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न से रिलेट करती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा साइकोफिजिकल सिस्टम। इसका मतलब है कि दोनों साइकोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऐसे सिस्टम पर्सन के एटीट्यूड और इमोशंस, मोटिव्स, बिलीव्स, फिजिकल और मतलब फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक्सेट्रा से बनी होती है। इसलिए माइंड और बॉडी दोनों की ऑर्गेनाइजेशन पर्सन की पर्सनैलिटी को फॉर्मुलेट करती है। नेक्स्ट है हमारे यूनिक। एवरी पर्सन के पास सम यूनिक और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। डिफरेंस सेम कैरेक्टरिस्टिक
या डिफरेंट फील्ड या एरियाज़ की क्वालिटी में होती है, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस होता है वो किसी भी फील्ड या एरिया में क्वालिटी का होता है, जबकि जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं मतलब पर्सनैलिटी, वो बस उनके अंदर क्वालिटी का डिफरेंस होता है, बस ये है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। मतलब कैसे एक पर्सन अपने सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट करता है फिजिकली, जियोग्राफिकली और सोशली, और इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेजर अप्रोच टू पर्सनैलिटी। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण। तो पहले मेजर अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिफरेंसेस, कंसिस्टेंस और चेंजेस को समझने के लिए डिफरेंट थ्योरीज और अप्रोचेस डेवलप करे गए हैं। ये थ्योरीज और अप्रोचेस ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेनिंग करने वाले साइकोलॉजी के डिफरेंट मॉडल्स और स्कूल्स पर बेस्ड है, ठीक है। ईच अप्रोच में सर्टेन कोर कॉन्सेप्ट एंड दे डिफाइन पर्सनैलिटी थ्रू यूज़ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। मतलब कि बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज बनाई गई हैं और अप्रोचेस बनाए गए हैं, ठीक है। सो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम समझेंगे टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच और साइकोडायनेमिक अप्रोच, लर्निंग एंड बिहेवियर अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये सारे अप्रोच हम समझने वाले हैं अब। सबसे पहले हम टाइप अप्रोच समझते हैं। ये एक मेथड है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय क्लासिफाइंग पीपल इनटू ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल ट्रेट्स। थॉट ये है कि सिमिलर बिहेवियर फीचर्स के लोग एक ही टाइप होते हैं, मतलब एक ही टाइप के होते हैं, मतलब सेम टाइप के होते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पर्सनैलिटी है सबसे पहला, पर्सनैलिटी टाइप्स। ईच टाइप्स को स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के एक सेट के थ्रू डिफाइन किया जाता है, जैसे इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीक के फिलोसोफर और फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स का नाम आप ध्यान रखना, ये एक फिलोसोफर और फिजिशियन थे ग्रीक के, हिप्पोक्रेट्स, जो कि वेस्टर्न कल्चर में पर्सनैलिटी की टाइपोलॉजी प्रोवाइड करने वाले फर्स्ट पर्सन हैं। अराउंड 400 BC हिप्पोक्रेट्स ने पर्सनैलिटी को 4 फ्लूइड्स के बेस पर डिवाइड किया और जिसे उन्होंने ह्यूमर कहा। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल फंक्शनिंग 4 बॉडीली वाइटल फ्लूइड से रिलेटेड है। पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लैक वाइल, तीसरा है येलो वाइल एंड फ्लेमा, ठीक है। सो ब्लड हार्ट से आता है, ब्लैक वाइल स्प्लिन से आता है, येलो वाइल लीवर से आता है और फ्लेमा ब्रेन से आता है। 4 ह्यूमर्स ग्रीक लोगों की 4 बेसिक क्वालिटीज से रिलेटेड थे: हीट, ड्राइनेस, मॉइस्चर एंड कोल्ड। ईच ह्यूमर इनमें से किसी एक क्वालिटी से जुड़ा था। इनके बेस पर उन्होंने 4 टाइप के पर्सनैलिटी की पहचान की। पहला है क्लोरिक में येलो वाइल ज़्यादा होता है। ये वो लोग होते हैं जो चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब गुस्सैल होते हैं और एग्रेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। दूसरा है सैंग्विन में ब्लड ज़्यादा होता है। ये वो लोग होते हैं जो केयरफुल होते हैं, हैप्पी इन नेचर होते हैं और चेयरफुल होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं नेचर में। तीसरा है फ्लेगमेटिक में फ्लेमा हाई होता है। ये लोग काम होते हैं, स्लो होते हैं और लेजी टाइप के होते हैं, मतलब कि आलसी टाइप के होते हैं ये लोग। ये कोई एक्साइटमेंट नहीं शो करते किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा मेलोइक। ये इसमें ब्लैक वाइल ज़्यादा होता है। ये लोग जो होते हैं ये डिप्रेस्ड पीपल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सैड टाइप के लोग होते हैं। इनका लाइफ के टुवर्ड्स निराशावादी आउटलुक होते हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले लोग होते हैं जिनके अंदर ब्लैक वाइल ज़्यादा होता है, ठीक है।
ये 4 ह्यूमर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हैं। अब आगे देखते हैं हम विलियम शेल्डन 1942। ये अनदर पर्सन है जिनकी थ्योरी टाइप अप्रोच में फेयरली जानी जाती है। उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जो ह्यूमन बॉडी के टाइप्स को पर्सनैलिटी ट्रेट्स से जोड़ते हैं, जिसे उन्होंने सोमेटोटाइप कहा है। ही गिव 3 टाइप्स। ठीक है, समझते हैं हम उनके 3 टाइप्स। पहला है एंडोमॉर्फिक। ये वो लोग होते हैं जो फैटी होते हैं, उनकी स्किन सॉफ्ट होती है और बॉडी राउंड होती है। राउंड टाइप की होती है, मतलब मोटे लोग। ऐसे लोग नेचर से सोशेबल होते हैं, मतलब मिलनसार होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज टाइप के होते हैं, मतलब बहुत हैप्पीली नेचर के होते हैं, और ज़्यादातर ये सिचुएशंस में रिलैक्स्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेसोमॉर्फिक। इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे लोग मस्कुलर और रेक्टेंगुलर होते हैं बॉडी शेप और साइज में। मेसोमॉर्फिक एग्रेसिव पीपल होते हैं, एडवेंचरस इन नेचर होते हैं, एनर्जेटिक और बिहेवियर में डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना थर्ड, एक्टोमॉर्फिक। ये पतले लोग होते हैं जो नाजुक, पीले और शरीर में लंबे होते हैं। ऐसे लोग नेचर से इंट्रोवर्ट होते हैं। ज़्यादातर ये आर्टिस्टिक और ब्रेनी होते हैं और बैलेंस्ड और स्टेबल लाइफ जीते हैं। दूसरा है कार्ल जंग, मतलब कि कार्ल जंग प्रपोज्ड अनदर ग्रुपिंग ऑफ पीपल इनटू इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट। अब हम देखेंगे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, कार्ल जंग ने बताया ये। सो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं। ये मोस्टली अलोन रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा सोशली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, कम बात करना पसंद करते हैं लोगों से, वही अपने अपने में रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट एक्सट्रोवर्ट। ये लोग इंट्रोवर्ट के एकदम अपोजिट होते हैं। ये सोशेबल पीपल होते हैं। ठीक है, मिलनसार लोग होते हैं। इनको नए नए लोगों से मिलना और नए नए दोस्त बनाना पसंद होता है। ठीक है, और ये बहुत टॉकेटिव टाइप के होते हैं और फ्रेंडली होते हैं, और ये लाइफ के स्ट्रेस को सबसे शेयर करना चाहता है। अब ये शेयर करते हैं और मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं लोगों से। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर अपने तक रखते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। इन रिसेंट टाइम फ्राइडमैन एंड रोसमैन ने डेवलप्ड देयर थ्योरी बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट with heart condition. They were trying to find different psychological factor for heart condition patient. जब उन्होंने ये मतलब फाइंड कर रहे थे ये हार्ट कंडीशन लोगों की, जब पेशेंट होते हैं उनके लिए, सो उन्होंने वेरियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कवर किया। ठीक है, सो पहला है टाइप ए। टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग में लैक ऑफ पेशेंस होता है, मतलब कि पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है। ये लोग बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं, मतलब लोगों से कंपटीशन लगाते हैं, और लोगों से भी लगाते हैं और ख़ुद से भी कंपटीशन होता है उनका। और इनके पास क्लियर कट गोल होता है, मतलब जो ये पाना चाहते हैं। ठीक है, बट ये दे आर नॉट एबल टू एंजॉय देयर एफर्ट्स। ठीक है, और ये लोग कभी भी रिलैक्स नहीं रहते हैं, मतलब हमेशा ये ज़्यादातर जल्दी में रहते हैं, अर्जेंसी में रहते हैं। और ये लोग मतलब हायर हार्ट प्रॉब्लम्स फेस करते हैं यूजली, और ये फेस करते हैं हाइपरटेंशन और स्ट्रेस प्रोन। नेक्स्ट जो टाइप बी है, जो मतलब 2 टाइप बताए हैं इन्होंने, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप बी है हमारा, ये जो टाइप बी पर्सनैलिटी होती है मोर रिलैक्स्ड होती है। ठीक है, कंपैरिजन टू ए पर्सनैलिटी। ए पर्सनैलिटी के लोग कभी भी रिलैक्स नहीं रहते हैं, हमेशा हाइपरटेंशन में रहते हैं। लेकिन ये जो टाइप बी है ये उसके अपोजिट है, मतलब ये रिलैक्स रहते हैं। दे इंजॉय मोर, फेस लेस स्ट्रेस और मोर क्रिएटिव और इमेजिनेटिव पीपल होते हैं ये। दे आर मोर टॉलरेट ऑफ अदर। ठीक है, एंड दे इंजॉय वॉट एवर दे अचीव। ठीक है, नाउ हम एक और देख लेते हैं। एक है मोरीज नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने
टाइपोलॉजी को एक्सटेंड किया है, एडिड टाइप सी और टाइप डी पर्सनैलिटी। ठीक है, सो टाइप सी पर्सनैलिटी समझ लेते हैं हम। टाइप सी पर्सनैलिटी मतलब कि जो लोग कैंसर प्रोन पर्सनैलिटी होते हैं, सच एस पीपल हैव डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। टेंड टू सप्रेस इमोशंस particularly negative ones such as pain, sadness and anger। मतलब कि ये लोग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों में ही मतलब कि पेन, सैडनेस और इमोशंस को फेस करते हैं। ठीक है, दीज पीपल आर कोऑपरेटिव विद अदर, दूसरे पीपल्स के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं ये। और दे आर अनसर्टेटिव एंड पेशेंट बिकॉज दे आर कंप्लेंस लेवल हायर। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू शो देयर डिसएग्रीमेंट, ये कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। मतलब कोई इनसे कुछ बोलेगा कि हम वहाँ चलते हैं या कुछ भी बोलेगा तो ये कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पाते हैं, ये इनके साथ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एंड इट मूव्स देम टूवर्ड्स कैंसर, इन्हें ज़्यादातर कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर फेस करते हैं इस टाइप के लोग, टाइप सी के लोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप डी पर्सनैलिटी इज़ द मोस्ट रिसेंट वन एडिड टू द लिस्ट। ठीक है, सच एस पीपल ब्लेम देमसेल्फ, मतलब ऐसे लोग जो कि खुद को ब्लेम करते हैं। नेगेटिव हैपनिंग इन अदर देयर लाइफ्स, मतलब हर चीज़ में अपने आप को कोसते रहते हैं कि ये मेरी वजह से हो गया है भगवान, ये सब वगैरह। दे बिकम मोर प्रोन टू फेस डिप्रेशन, ये ज़्यादातर डिप्रेशन फेस करते हैं। ठीक है, और अदर देन दीज वेस्टर्न टाइपोलॉजिकल एस्पेक्ट इन इंडियन पर्सपेक्टिव टू, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं हम साइकोलॉजिकल के कुछ टिप्स एंड मतलब फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, सो आयुर्वेदा जो है वो कहता है चारक संहिता कैटेगराइज पीपल इनटू 3 कैटेगरी, मतलब उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है पीपल को इंडियन पर्सपेक्टिव से, वाटा, पिटा और कापा, बेस्ड ऑन एलिमेंट कॉल्ड त्रिदोषा। मतलब ये जो एलिमेंट बेस्ड है ये त्रिदोषा पे हैं। ईच ऑफ दीज कैटेगरी रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परमेंट और बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन प्रकृति। अनदर टाइपोलॉजी विजिबल इन इंडियन डिस्करेज इज ऑफ त्रिगुण्स। दीज आर सत्वा, सत्वा मतलब होता है सत्वा ट्रुथफुलनेस, मतलब कि सच्चाई, हॉनेस्टी। ठीक है, क्लीनिनेस। और दूसरा है राजस, राजस मतलब डिज़ायर फॉर ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर। ठीक है, खुशी, जेलिसी और अदर नीड्स। ठीक है, और तीसरा है हमारा तमाज। तमाज मतलब हेल्पनेस, लेजीनेस, एंगर, एरोगेंस, फीलिंग्स ऑफ डिप्रेस्ड। ठीक है, सो ये त्रिगुण्स थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेट्स अप्रोच। सो ट्रेट अप्रोच एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो बताती है कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी स्टेबल ट्रेट्स के कलेक्शन से बनी होती है जो टाइम के साथ कंसिस्टेंट होते हैं। ट्रेट्स ये बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस के हैबिचुअल पैटर्न हैं जो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग मिलनसार होते हैं जबकि अदर पीपल नहीं होते, मतलब सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते। ठीक है, तो यही है वो उसमें वह है हमारा ट्रेट अप्रोच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट अप्रोच टू पर्सनैलिटी। मतलब जो हमारा ट्रेट अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत पुराना अप्रोच है। ठीक है, जिसे मतलब पर्सनैलिटी के अंदर सम साइकोलॉजिस्ट हु हैव advocated the traits approach include Gordon Allport and Raymond Cattell। तो इस मतलब कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी वकालत की है ट्रेट अप्रोच की, उसमें इंक्लूडेड हैं गॉर्डन ऑलपोर्ट्स। सो सबसे पहले हम गॉर्डन ऑलपोर्ट्स के ट्रेट थ्योरी को समझेंगे। गॉर्डन ऑलपोर्ट्स की पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जो बताती है कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी मल्टीपल ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। इन्होंने ट्रेट्स के 3 लेवल की हायरार्की का प्रपोजल दिया है। पहला है कार्डिनल ट्रेट्स, ये रेयर ट्रेट्स
ये रेयर ट्रेट मोस्ट डोमिनेंट होते हैं, मतलब प्रभावशाली होते हैं और पर्सन के बिहेवियर और आइडेंटिटी को शेप कर देते हैं। और ये रूलिंग पैशन और ऑब्जेक्शन टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि जो रूल करना पसंद करते हैं ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि नीड फॉर फेम और मनी। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्रेट्स। ये कॉमन ट्रेट्स हैं जो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन कार्डिनल ट्रेट्स की तरह डोमिनेंट नहीं होते हैं। सेंट्रल ट्रेट्स के एग्जांपल में हॉनेस्टी, काइंडनेस और फ्रेंडली इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड वन है इसमें सेकेंडरी ट्रेट। ये ट्रेट कम इन्फ्लुएंशियल होते हैं और ये सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो पर्सन यूजली कॉन्फिडेंट होते हैं वो उस टाइम पर नर्वस हो सकते हैं जब उन्हें लार्ज ग्रुप के सामने बोलना पड़े। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रेमंड कैटल का। रेमंड कैटल पर्सनैलिटी फैक्टर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पर्सनैलिटी 16 प्राइमरी फैक्टर या ट्रेट्स से बनी होती है, जिन्हें अलग अलग डिग्री में डिस्प्ले किया जा सकता है। कैटल का मानना था कि पर्सनैलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी साइंटिफिक वे में स्टडी की जा सकती है और इन्हें अंडरलाइंग फैक्टर्स के बेस पर ह्यूमन बिहेवियर और क्वालिटीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैटल देयर इज अ कॉन्टिन्यूम ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। He concluded that personality is composed of 16 primary और source trait। तो source trait traits देखते हैं हम। source trait stable और इन्हें एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जो source trait होता है। ईच पर्सन के पास 16 ट्रेट होते हैं, सर्टेन डिग्री होते हैं। कैटल ने ये 16 डिस्क्रिप्टिव टर्म्स 16 पर्सनैलिटी डायमेंशन के लिए यूज़ करी है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स का। ये सब पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जो कि कैटल ने डिस्क्राइब किए हैं। ये है वार्मथ है, इसमें रीजनिंग है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, डोमिनेंस है, लिवलीनेस है, सोशल बोल्डनेस है, सेंसिटिव है और बाकी आप इस चार्ट से देख लेना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम आइजनेक ट्रेट्स डायमेंशनल थ्योरी। इनकी थ्योरी को टेम्परामेंट भी कहते हैं, जो मतलब कि ये ही फोकस्ड ऑन बायोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब ये बायोलॉजिकल डायमेंशन पर्सनैलिटी पर फोकस करते हैं ये आइजनेक जो हैं, और कैसे डायमेंशन इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है ये देखते हैं। इनकी 2 ओरिजिनल रिसर्च हैं डायमेंशन ऑफ टेम्परेंट की। पहली है न्यूरोटिज्म और दूसरी है एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन। इन्होंने बाद में ऐड किया है, डिस्कस किया है अबाउट 3 मेजर डायमेंशन। ENP की फुल फॉर्म देख लेते हैं। E मतलब एक्सट्रोवर्जन, N मतलब न्यूरोटिज्म, P मतलब साइकोटिज्म। सो एक्सट्रोवर्जन में इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्स्ट्रावर्जन को एक्सप्लेन किया गया है। ये कार्ल जंग्स की टाइपोलॉजी की सिमिलर है, मतलब उसकी जैसी है, जैसे कि कार्ल जंग्स ने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को एक्सप्लेन किया है, उसी की तरह सेम इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन है, बस नाम डिफरेंट है, ये समझ लो आप, मतलब कि सेम ही होता है। इंट्रोवर्ट जैसे शाय और काम होते हैं, उसी तरीके से इंट्रोवर्जन भी शाय और काम पीपल होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाले लोग जो अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोशली वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। वैसे ही एक्सट्रोवर्जन भी एक्सट्रोवर्ट की तरह सेम है, सिमिलर है, ठीक है, कि वो लोग बहुत ज़्यादा सोशली होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और नए लोगों से मिलना उन्हें पसंद होता है, नए फ्रेंड्स बनाना पसंद होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, सेम है, ये सिमिलर है। नाउ नेक्स्ट है हमारा न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म में इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिज्म को एक्सप्लेन किया है। मतलब इमोशनल स्टेबल वाले लोग बहुत काम और रिलैक्स टाइप के होते हैं, और न्यूरोटिज्म वाले लोग एग्रेसिव, मूडी, एंजाइशियस और टची टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि जो हर समय टेंशन में रहते हैं, मतलब जल्दी में रहते हैं हर समय, ठीक है, परेशान टाइप के रहते हैं और बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, उन्हें न्यूरोटिज्म कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा साइकोटिज्म। साइकोटिज्म में साइकोटिज्म वर्सेस सोशल एबिलिटी और इम्पल्स कंट्रोल को एक्सप्लेन किया है। साइकोटिज्म
मतलब जिनके अंदर लैक ऑफ फीलिंग्स होते हैं और अदर पीपल, मतलब कम फीलिंग्स होती हैं दूसरों के लिए मतलब कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई दया भाव नहीं वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। और इनका नॉर्मल बिहेवियर की जगह क्रिमिनल बिहेव होता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड सोशल एबिलिटी वाले लोग कोऑपरेटिव होते हैं और एम्पैथेटिक होते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं वो लोग। नेक्स्ट है हमारा बिग 5 फैक्टर्स मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट एमसी ग्रे ने एग्जामिन करे ये पॉसिबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को और 5 मेजर पर्सनैलिटी फैक्टर्स लाइक ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब जो लोग न्यू थिंग्स को करने की विल रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेके और क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। और इनका जो लो स्कोर वाले लोग देखते हैं इसके अपोजिट में, तो वो लोग इसके बिल्कुल अपोजिट टाइप के होते हैं, मतलब वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, इमेजिनेटिव में नहीं होते और उनके वर्क और थिंकिंग में बहुत ज़्यादा मतलब कि लो लेवल रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कॉन्साइस्टेनेस, ये जो पर्सन है इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन जिसके पास ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स होती हैं और मोटिवेशन होती है। ये लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड और पंचुअल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। और इनके अपोजिट में जो इनका लो स्कोर देख लेते हैं, लो स्कोर पीपल, सो वो इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो ना ही पंचुअल होते हैं, ना ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी टाइप के रहते हैं और हार्ड वर्किंग तो बिल्कुल नहीं होते, लेज़ी टाइप के होते हैं, मतलब इनके अपोजिट में बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रावर्जन मतलब ये लोग मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज टाइप के होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं, ये दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोटिज्म, इट रेफर्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी, सच पीपल वरी अ लॉट, एंजाइशियस रहते हैं और सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं ऑल टाइम। और लो स्कोर्स में जो लोग होते हैं वो काम होते हैं, मतलब इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं लोअर स्कोर में, वेल एडजस्टेड होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये थे 5 फैक्टर मॉडल। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ओशन भी कहा जा सकता है, मतलब कि ओशन से मतलब ओ से है ओपननेस, सी से है कॉन्साइस्टेनेस और ई से है एक्सट्रावर्जन, ए से है एग्रीएबलनेस और एन से है न्यूरोटिज्म। एक रह गया है आपका एग्रीएबलनेस, ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्रीएबलनेस वाले लोग हर चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं, मतलब जल्दी से मना नहीं करते, वो मना कर ही नहीं पाते हैं और बहुत ही गुड हार्टेड पीपल होते हैं ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लेजेंट टाइप के लोग होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे 5 कंप्लीट हो गए हैं, ये हमारे 5 फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक साइकोडायनेमिक अप्रोच। यार आपका ये चैप्टर बहुत लेंथी है तो इसलिए इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपका मैं कंप्लीट करा दूंगी, चिंता मत करो। कितना भी शॉर्ट कर लो उसे, लेकिन फिर भी लेंथी हो रहा है, इसलिए समझना तो पड़ेगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। सो समझते हैं। हमारा है इसके अंदर साइकोडायनेमिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक अप्रोच में फ्रूड ने 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बताए हैं। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, तीसरा है डिफेंस मैकेनिज़्म और लास्ट है साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में फ्रूड ने कंपेयर किया है ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग से, मतलब जो आइसबर्ग होती है ना, जो मतलब कि बर्फ़ का पहाड़ टाइप समझ लो आप, ठीक है। सो ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ आइसबर्ग राइज, मतलब कि जैसे एक जो आइसबर्ग होता है, बर्फ़ का पहाड़ होता है, वो आधा उसका पूरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उसका पानी में होता है, नीचे के साइड होता है उसका ग्राउंड के टाइप, और थोड़ा सा हिस्सा उसका ऊपर होता है। उसी तरह उसने मतलब जो फ्रूड ने उसने हमारा माइंड बताया है कि हम उसे जितना समझ पा रहे हैं, ठीक है, जितना हम उसे ऑब्ज़र्व कर पाए हैं माइंड को, वो उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। मतलब कि जैसे बर्फ़ के पहाड़ का ऊपर का हिस्सा हम देख पाते हैं तो हमें वो समझ आता है, बाकी का नीचे का हिस्सा हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्शियस होती हैं, अनकॉन्शियस होती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। सो मतलब जो विजिबल पार्ट है
वो कॉन्शियस होता है। इंफॉर्मेशन इवेंट दैट आर नॉट इन अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम अवेयर नहीं हैं हमारे माइंड के बारे में, जो कि किस तरीके से हम रिट्राइव करते हैं, रिकॉल करते हैं चीज़ों को, लाइफ के एफर्ट्स को। इट इज़ कॉल्ड सब कॉन्शियसनेस। फ्रूड ने एग्री करा है, आर्ग्यू करा है मतलब, दैट मोस्ट ऑफ द फिजिक प्रोसेसेस आर अनकॉन्शियस इन नेचर। अनकॉन्शियस मतलब आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अनकॉन्शियस वो होते हैं जो चीज़ हमारे अंदर होती है बट हम उस चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं। फॉर हिम अनकॉन्शियसनेस वॉज बोथ अ रिजर्वर ऑफ instinctual drives and storehouse all the wishes, feelings and thoughts we conceal from our conscious awareness as it may cause psychological conflicts. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रूड ने डिवाइड किया है पर्सनैलिटी को थ्री सेपरेट बट इंटरेक्टिंग पार्ट्स। एक है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। These are not physical division but terms used for strong psychological forces। ये जो एग्जिस्टेंस करती है इंट्रोवर्ट बेस पीपल ऑफ बिहेव, मतलब पीपल किस तरीके से बिहेव करते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज थ्री सिस्टम डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ। आईडी इज द पूल ऑफ बायोलॉजिकल ड्राइव्स अराइज फ्रॉम आवर नीड्स फॉर फूड। मतलब आईडी जो यूज़ करी है उसने, ये यूज़ करी है मतलब जो हमारी नीड होती है, बेसिक नीड्स, फूड की, वाटर की, लव की, ये सारी चीज़ें। और ईगो है, इट इज़ अ रैशनल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और जो सुपर ईगो है वो इंक्लूड होती है इंडिविजुअल कॉन्साइंस, आइडियल्स एंड मॉरल्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट अमंग आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो है, ये सेंट्रल है फ्रूडियन थ्योरी में। ठीक है, जो फ्रूड है उसने प्रपोज किया है दैट द ईगो ट्राइज टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, obtain it to resolve the conflict view defense mechanism। these are mental activities, मतलब कि ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं ये प्रिवेंट करते हैं एंजाइटी को। अनब्रेकेबल थॉट्स और विशेस टू डायरेक्टली अफेक्ट अ पर्सन मेंटल स्टेटस। जो अनब्रेकेबल थॉट्स और विशेस होती हैं ये डायरेक्टली पर्सन के मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करती हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, टू मूव अवे फ्रॉम एंजाइटी अ पर्सन यूज डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब फ्रूड के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को एंजाइटी से डिफेंस करना है, ठीक है, तो उसके लिए उसे डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करना है। डिफेंस मैकेनिज्म का ये चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। इसके अंदर जो है रिफ्रेशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिनाइल एंड रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसने बता रखी हैं। ऑल दीज डिफेंस मैकेनिज्म सेव आर ईगो फ्रॉम एंजाइटी। सो हमने ये अपना फ्रूड का भी देख लिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा साइको सेक्शुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये इसके अंदर देख लेते हैं। फ्रूड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव थ्योरी अबाउट शेपिंग ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी बाय अर्ली एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर उसने अडल्ट पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, किस तरीके से शेप होती है अडल्ट पर्सनैलिटी बाय अर्ली एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ही बिलीव दैट एक्सपीरियंस चिल्ड्रन हैव ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ आर इम्पॉर्टेंट। मतलब जो चिल्ड्रंस के जो फर्स्ट 5 years होते हैं लाइफ के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं उनसे वो सीखता है। तो दोस्तों आपका साइकोडायनेमिक अप्रोच तक कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। बाकी के जो 4 टॉपिक बचे हैं वो मैं पार्ट 2 में समझा दूंगी। ठीक है, सो आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको समझाया ये समझ आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मुझे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं जल्दी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ आपकी हेल्प के लिए। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करना, अपने दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।